नमस्कार दोस्तों, आप सबको दिवाली की एडवांस में शुभकामनाएं। मैं जानता हूं आप दिवाली की तैयारियां कर रहे होंगे, खास तौर पर पटाखे चलाने की। इसीलिए आपके लिए लेकर आया हूं मैं ये खौफनाक और धमाकेदार वीडियो। जैसे दिवाली की रात आप पटाखे चलाते चलाते सोना भूल जाते हो, उसी तरह से इस वीडियो को देखने के बाद इतना ज़्यादा डरोगे, सोना भूल जाओगे। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो आज मैं आपके लिए 3 कहानियां लेकर आया हूं, जिन्हें मेरे साथ हमारे सब्सक्राइबर्स ने शेयर किया है। तो उसमें से पहली कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है ऋचा जी की, जो कि कोटा में एक हॉस्टल में रहना शुरू कर चुकी थी। वहां पर उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी थी। अब बात दिवाली के करीब की है। अब उन्होंने 1 महीना पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी कि हॉस्टल से जब छुट्टियां होंगी मैं घर जाऊंगी और घर जाकर दिवाली अच्छे से मनाऊंगी। अब ऋचा का जो भाई था वो भी तैयारी कर रहा था कि बहन आने वाली है। सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन जब दिवाली बहुत नज़दीक आ गई, 3 दिन पहले ही इमरजेंसी पड़ गई। जो ऋचा की मौसी थी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, जिस कारण ऋचा के माँ बाप और भाई को मौसी जी के पास जाना पड़ा। और उन्होंने सीधे सीधे ऋचा को कह दिया कि अब घर मत आना, देखो हम काफ़ी दूर जा रहे हैं, अब तुम्हें हॉस्टल में रुकना होगा। और हॉस्टल में फैसिलिटी थी कि जो घर नहीं जा सकते तो हॉस्टल उनके लिए खुला रहता। इस तरह से जो हॉस्टल में कुल 4 लड़कियां थी ऋचा को मिलाकर, जो कि दिवाली में यहाँ रुकने वाली थी। उन्होंने छुट्टियां नहीं ली थी। उन्होंने कहा था कि हम घर नहीं जा सकती। हर लड़की का अलग बहाना था। 3 तो ऐसी लड़कियां थी जो एक ही कमरे में थी और वो जाना नहीं चाहती थी। उनका कोई भी कारण हो सकता है। तो इस पर हॉस्टल की जो वार्डन थी, सिक्योरिटी गार्ड थे और केयर टेकर्स थे, उन्होंने कह दिया था कि अब कुछ कमरे खोले जाएंगे जहां पर लड़कियां रुक सकती हैं। और ऋचा को कह दिया था कि 3 लड़कियां वो हैं, तो ऐसा करना, एक और कमरा खोल दिया जाएगा, वहां से एक लड़की ऋचा के साथ रहेगी, ताकि ये 2 लड़कियां हो गई, वो 2 लड़कियां हो गई, और एक दूसरे का थोड़ा ध्यान रखना है। हॉस्टल से बाहर तो कोई जा नहीं सकता। अब खास तौर पर क्योंकि दिवाली में ये घर नहीं जाने वाली, तो यहाँ ज़्यादा ध्यान रखना होगा। बच्चे कम हैं तो इसीलिए बाहर कोई नहीं जा सकता। अगर उन्हें कुछ मंगवाना हो तो यहीं पर मंगवाया जा सकता है। और वार्डन ने खास तौर पर कहा था कि पटाखे, कुछ रंगोली के लिए जो भी सामान चाहिए वो मैं ले आऊँगी, ताकि हॉस्टल भी खाली खाली ना लगे। अब वो जो 3 लड़कियां थी ना, उनका कोई अलग कारण था, बॉयफ्रेंड होंगे उनके, जिस कारण वो नहीं चाहती थी कि ऋचा उनके साथ रुके। तो उन्होंने कह दिया कि हम 3 एक ही कमरे में हैं, तो हमारे साथ कोई चौथा आना नहीं चाहिए। तो ऋचा को किसी एक कमरे में आप छोड़ सकती हैं। तो ऋचा को वार्डन ने कह दिया कि वो अपने साथ रखना नहीं चाहती। वैसे भी उस कमरे में 3 बेड उन्होंने लगाए हैं और वो कह रही हैं कि हम तो वहाँ अकेले ही रुकेंगी। तो ऋचा ने कह दिया कि ठीक है, मेरा जो कमरा है मैं वहाँ पर रुक सकती हूँ, क्योंकि ऋचा भी एक लड़की के साथ रहती थी। अब वो जो सहेली थी वो तो घर जा चुकी थी। तो ऋचा ने कहा मैं उस कमरे में कंफर्टेबल हूँ, मैं वहाँ पर रह लूँगी। तो जैसे ही दिवाली वाला दिन आया, ऋचा काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगी थी। उन लड़कियों से वो बात भी नहीं करना चाहती थी। और वो लड़कियां खास तौर पर, उनको पता नहीं चिढ़ थी ऋचा से। वो नहीं चाहती थी कि ऋचा को उनके बारे में कुछ भी पता लगे कि क्यों वो यहाँ पर छुट्टी के तौर पर रहने वाली हैं। तो उन्होंने ऋचा को कह दिया था कि हमारे कमरे में मत आना, हमारे वाले फ्लोर में मत आना, तुम अपने कमरे में रहो। तो इसीलिए ऋचा ज़्यादा अकेला अकेला महसूस कर रही थी। कुछ समय दिन के वक्त वो नीचे गई, उसके बाद कुछ रंगोली बनाई। अब इस तरह से दिन निकल चुका था। फिर उसके बाद उसने अपने परिवार वालों से बात की। अब मौसी की जानकारी ऋचा को मिल गई थी कि मौसी की सेहत अब ठीक है। अब 2 दिन में परिवार वाले वापस आ जाएंगे और फिर ऋचा 3-4 दिन अलग से छुट्टियां लेकर घर आ सकती है। और ऋचा के भाई ने कह दिया था कि दिवाली नहीं मना पाए तो कोई बात नहीं, तुम एक बार यहाँ आ जाओ, जिस रात तुम यहाँ रुकोगी ना वो दिवाली होगी, पटाखे चलाएंगे, सब कुछ करेंगे, तुम्हारे साथ ही घर चलता है। तो ऐसे ऋचा थोड़ा उदास भी थी, तो उसे अच्छा भी लगा, चलो कोई बात नहीं, ऐसे इमरजेंसी समय समय पर पड़ती रहती है। तो दिन के वक्त तो कुछ रंगोली बना ली, कुछ पटाखे चला लिए, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहाँ पर थे। उन लड़कियों को भी बुला लिया गया था, वार्डन भी वहाँ पर थी। तो सिक्योरिटी गार्ड रात के वक्त कुछ समय घर जाकर वापस आ चुके थे। उन्होंने भी दिवाली मनानी थी। और जब अंधेरा हो चुका था, वार्डन वहाँ से जा चुकी थी, वो लड़कियाँ अपने कमरे में थी। तो ऋचा काफ़ी अकेला महसूस कर रही, लेकिन शहर में पटाखे तो काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे। तो ऋचा छत पर पहुँच गई। उसके बाद वो आसमान की तरफ देखती गई। इस तरह से 10 बजे का समय हो चुका था, रात हो चुकी थी। फिर वो नीचे आई और अकेलापन वो महसूस कर रही। तो कमरे में उसे एक अजीब सी
जैसे मनुष्यत महसूस हुई कि दिवाली वाली ये अच्छी रात है और मुझे यहाँ रुकना पड़ा, शायद मेरी किस्मत खराब है। तो इसीलिए 10 बजे वो अपने उस कमरे से बाहर निकली। अब ये जो हॉस्टल था ना, इसकी कई बिल्डिंग्स बनी हुई थी। अब पीछे कुछ पुरानी बिल्डिंग्स भी थी। अब 4 दीवारी थी, उससे बाहर तो वो जा नहीं सकती थी। तो उसे लगा कि पटाखे अब भी चल रहे हैं तो मैं नीचे घूमूंगी, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो आने वाली है नहीं। तो रिचा ऐसे हॉस्टल से नीचे उतरी उस बिल्डिंग से। उसके बाद आगे थोड़ा सा पार्क बनी हुई थी, तो पार्क की तरफ वो घूमना शुरू कर गई। ऐसे घूमते घूमते वो उस बिल्डिंग के पीछे की तरफ गई। अब पीछे 1-2 पुरानी इमारतें बनी हुई थी, जिसका इस्तेमाल पहले कैंटीन और मेस के तौर पर किया जाता था, लेकिन बाद में मेस आगे अलग से बना दी गई। तो ऐसे वो बिल्डिंग्स अब खाली थी। उसका क्या इस्तेमाल होता है रिचा को बिल्कुल नहीं पता था। फिर भी घूमते घूमते कि चलो हॉस्टल में कोई नहीं है, इसी बहाने में घूम लूंगी, लाइट्स तो हर तरफ लगी हुई हैं। तो जैसे ही उस बिल्डिंग के करीब रिचा पहुंची, रिचा एक आवाज़ सुनकर चौंक गई। किसी ने साफ साफ शब्दों में उसे पुकारा था, रिचा इधर आना जरा। रिचा ने जब ये आवाज़ सुनी, उसने महसूस किया कि ये इस बिल्डिंग से आवाज़ आई है। 3 मंजिला वो बिल्डिंग थी, 3 या 2 मंजिला, तो उसके अंदर से आवाज़ आई है। तो रिचा ने सोचा कि वो 3 लड़कियां तो मुझसे बात नहीं करती, तो यहाँ से मुझे आवाज़ किसने लगाई है? वार्डन जा चुकी है, ये आवाज़ किसी लड़की की ही है। इसीलिए रिचा को लगा चलो देख लेती हूँ, लड़की की आवाज़ ही है। वैसे भी मैं हॉस्टल में हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, 4 दीवारी है, कोई अनजान तो अंदर आ नहीं सकता। तो रिचा जब उस बिल्डिंग के अंदर गई तो उसने आवाज़ लगाई, जिसका जवाब किसी ने नहीं दिया। रिचा ने 2-3 बार आवाज़ लगाई कि कौन हो, किसी ने मुझे पुकारा है, बता दो। तो किसी ने जवाब नहीं दिया। जिसके बाद रिचा बाहर आने वाली थी और फिर से अंदर से आवाज़ आई कि रिचा ज़रा रुको, मैं इधर हूँ। रिचा को फिर से आवाज़ लगाई और रिचा देखने के लिए उस बिल्डिंग के और अंदर गई। अब उस फ्लोर पर रिचा को कोई नहीं मिला। बटन से उसने खुद लाइट जलाई, पूरी तरह से अंधेरा था। रिचा को लग रहा था कि हो सकता है इस जगह पर भी कुछ कमरे किसी लड़कियों को दिए गए हों। अब मेरे वाली बिल्डिंग में तो कुल मुझे मिलाकर 4 लड़कियां हैं जो रुकने वाली हैं। हो सकता है यहाँ पर भी कुछ लड़कियां हों जो दिवाली पर घर नहीं गई, तो उनमें से किसी ने आवाज़ लगाई। मेरी क्लास वाली कोई लड़की तो नहीं, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। फिर रिचा देखने के लिए 2nd फ्लोर पर गई और 2nd फ्लोर पर जब उसने लाइट जलाई, कई कमरे थे, एक गलियारा था। गलियारे के सबसे पीछे एक झरोखा बना हुआ, उस झरोखे में बैठी थी एक लड़की, सर को बिल्कुल नीचे की तरफ किया हुआ। तो रिचा ने आवाज़ लगाई कि तुम मुझे पुकार रही थी। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। रिचा चलते चलते उस लड़की के करीब पहुंची और फिर उससे पूछा कि तुमने मुझे आवाज़ लगाई थी। उस लड़की ने जब अपना चेहरा दिखाया, ऐसा लग रहा था उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हो। चोट के काफ़ी ज़्यादा निशान थे। बाल भी एक तरफ से जैसे यहाँ से वो गंजी थी। गंजी इसलिए नहीं कि पहले से ऐसा हो, जैसे किसी ने बाल खींचे हो। काफ़ी बाल उखड़े हुए थे, लटके हुए थे, गिर रहे थे। ये देखने के बाद रिचा को काफ़ी बुरा लगा और ऐसा लगा जैसे उस लड़की के साथ किसी ने ज़बरदस्ती की हो। तो रिचा ने पूछा, क्या हुआ, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? उसने कहा, मैं थोड़ा गिर गई थी, मेरे बाल किसी चीज़ में फंसे और मैं ऊपर से गिरी तो मुझे चोट लगी। रिचा ने कहा, चलो चलो, मैं तुम्हें गार्ड्स के पास लेकर चलती हूँ, तुम्हें तो हॉस्पिटल ले जाना होगा, चोट ज़्यादा लगी है। उसने कहा, कोई बात नहीं, चोट तो लगती रहती है, मुझे दर्द नहीं हो रहा। रिचा को काफ़ी अजीब लगा और रिचा ने कहा कि चलो चलो, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, चलो, तुम मुझे पुकार रही थी, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा। वो लड़की ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने रिचा की कलाई को पकड़ा और कहा, छोड़ो, किसी को बताना मत। रिचा ने कहा कि बताना क्यों नहीं, तुम्हें चोट ज़्यादा लगी है, बताना होगा, मैं अभी आती हूँ। लेकिन उस लड़की ने कलाई नहीं छोड़ी और वो रिचा को बार बार रोके जा रही थी। और रिचा ने पूछा, क्यों, तुम क्यों नहीं चाहती कि तुम्हारा इलाज करवाया जाए? अगर कोई परेशानी है, किसी ने ज़बरदस्ती की है, तुम सच बताना चाहती हो तो मुझे बता सकती हो। उस लड़की ने कहा, नहीं, किसी ने मुझे छुआ नहीं है, दरअसल मैं ऊपर से गिरी हूँ, बाल फंस गए, गिरी हूँ, इस कारण ये चोट लगी है। तो रिचा ने कहा, तो चोट ज़्यादा लगी है, इलाज की ज़रूरत है। उसने रिचा को कहा, अगर तुम गार्ड्स के पास जाओगी या किसी और को बताओगी, तुम बहुत ज़्यादा डर जाओगी, इसीलिए इस बात को भूल जाओ। रिचा को ये बात समझ में ही नहीं आई कि वो ऐसा क्यों कह रही है,
क्योंकि अगर उसे चोट लगी है वो गार्ड्स को बताएगी तो इसमें रिचा क्यों डरेगी? अगर कोई बात है, कोई मुसीबत में फंसेगी तो वो लड़की फंसेगी और हो सकता है उसकी जान चली जाए, तो बचाना तो चाहिए ना। लेकिन वो कह रही है कि तुम डर जाओगी। तो रिचा ने कलाई छुड़ाई। उसे पहले तो खींचने की कोशिश की, वो उठना नहीं चाहती थी और रिचा उसे ज़बरदस्ती करना भी नहीं चाहती थी कि चोट जितनी ज़्यादा लगी है ना उसे हिसाब से लगता है इसकी कुछ हड्डियां भी पैर की टांगों की टूटी हो सकती हैं, तो मैं जल्दी से जाकर गार्ड्स को लेकर आती हूँ। तो भागती हुई जो रिचा थी वो गार्ड्स के पास गई और उन्हें कहने लगी कि एक लड़की ऊपर से गिर गई, उसे ज़्यादा चोट लगी है। गार्ड्स भी डर चुके थे। उनमें से एक गार्ड था जो रिचा के साथ आया, अब दूसरा वार्डन से बात करने में लग गया था कि जी चोट लगी है, कोई ऊपर से लड़की गिर गई। तो सब घबराएंगे कि हॉस्टल में ये बड़ा हादसा है। तो जैसे ही रिचा उस गार्ड को लेकर पीछे वाले बिल्डिंग की तरफ भागी जा रही तो उस गार्ड ने कहा कि कहाँ, पीछे बिल्डिंग से पीछे गिर गई है क्या? तुमने अपनी आंखों से देखा? तो रिचा ने कहा नहीं, मैंने गिरते हुए तो उस लड़की को नहीं देखा, लेकिन उसे चोट बहुत ज़्यादा लगी है, मुझे लगता है वो गिर गई है। तो गार्ड को लगा कि ठीक है, पीछे से गिर गई होगी। लेकिन जब घुमाकर पुरानी बिल्डिंग की तरफ रिचा ले गई ना, तब गार्ड कहने लगा इस तरफ लड़की क्या करने गई थी? रिचा ने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन उस लड़की को चोट बहुत ज़्यादा लगी है। जब उस बिल्डिंग के अंदर रिचा लेकर गई, गार्ड तब तक थोड़ा थोड़ा समझने लगा था और उसने कहा कि पक्का तुम्हें यहाँ दिखी? ये जगह थोड़ी भूतिया है, यहाँ पर कुछ ऐसा कभी कभी नजर आता है, तुम्हें पक्का पता है वो लड़की है? रिचा कहने लगी कि देखिए उसे चोट ज़्यादा लगी है, हमें जान बचानी चाहिए, चलिए मेरे साथ। तो गार्ड को भी लगा कि वो घटनाएं जो भूतियां हैं, क्योंकि गार्ड इस तरफ नहीं आते थे, ये बिल्डिंग खाली पड़ी थी, पुरानी थी, इसका इस्तेमाल नहीं होता था। पहले कैंटीन मैस के लिए हुआ, उसके बाद इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इसमें कुल 17 कमरे थे। तो गार्ड को लगा चलो चोट लगी होगी, हो सकता है लड़की इस तरफ बेवजह बेवकूफ़ी करने के लिए कोई आई हो, उसे चोट लग गई। तो जैसे ही उस गार्ड को रिचा सेकंड फ्लोर पर लेकर गई, उसने पीछे वाला वो झरोखा दिखाया और कहा वो लड़की वहां पर बैठी थी। और ये सुनने के बाद जो गार्ड था वो डर गया। रिचा कहने लगी चलिए जी, पास के कमरे में होगी। वो गार्ड कहने लगा नहीं, तुम्हें पक्का उस झरोखे में बैठी हुई लड़की नजर आई? रिचा ने कहा हाँ। रिचा ने बताया उसके सर के एक तरफ के बाल निकले हुए थे, चेहरे पर उसकी चोट लगी थी। गार्ड ने कहा क्या एक कंधे के जो कपड़े हैं इस तरफ से फटे हुए थे? रिचा ने कहा जी। आपको उसके बारे में पता है? गार्ड ने कहा चलो यहाँ से, तुमने जो देखा है वो कोई जिंदा लड़की नहीं, तुमने एक भूत देखा है। रिचा मान नहीं रही थी, गार्ड को पीछे लेकर गई। दरवाजे तो बंद पड़े थे, छिपने की कोई जगह नहीं थी। जिसके बाद गार्ड की बात रिचा थोड़ी समझ रही और गार्ड ने कहा मैं चेक करता हूँ, जितनी लड़कियां हॉस्टल में हैं सबसे बात करते हैं, अगर उसमें कुछ गड़बड़ लगी पक्का दोबारा यहाँ पर आएंगे और जल्द से जल्द आएंगे। जैसे ही वो सेकंड फ्लोर से उतरने वाले थे ना, पीछे से आवाज़ आई, रिचा तुम डरी तो नहीं? रिचा और गार्ड ने ये आवाज़ सुनी, चलो किसी लड़की की आवाज़ आई है। तो जैसे ही इन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उस झरोखे में वो लड़की बैठी थी। वह झरोखा बंद था पीछे से, जैसे रोशनदान की तरह था, रोशनी के लिए छोटे छोटे छेद बने थे उसमें, कोई उस छेदों से निकल नहीं सकता, इतने छोटे छोटे छेद थे। वो लड़की उस झरोखे में बैठी ना हंस रही थी। गार्ड वो चेहरा देखकर डर गया और ऐसे पीछे की तरफ जैसे वो लड़की गिरी हो, झरोखे से बाहर चली गई, आर पार निकल गई। ये देखने के बाद गार्ड ने रिचा को पकड़ा और जल्दी से उस हॉस्टल से, वो बिल्डिंग से बाहर लेकर आया, आगे जहाँ दूसरा गार्ड था। तब तक वार्डन से बात हो रही थी उस गार्ड की, तो इस गार्ड ने कह दिया कि भाई ये पीछे वाली बिल्डिंग में गई थी, वहीं से वही भूत नजर आया उस लड़की का। फिर वार्डन को इसके बारे में बताया गया और वार्डन ने कह दिया कि उस लड़की को उस तरफ मत जाने दो और उसका बाहर वाला दरवाज़ा लगवा दो, कब से कह रही हूँ कि उसका दरवाज़ा लगना चाहिए। तो ये बात रिचा ने अपने कानों से सुनी थी। वार्डन खास तौर पर कह रही थी कि उसका दरवाज़ा बंद रहना चाहिए। वहाँ ऐसी कोई दुर्घटना वगैरह तो नहीं हुई थी, पता नहीं इस बात के बारे में रिचा को बताया नहीं गया, लेकिन वहाँ पर एक लड़की का भूत नज़र आता था। गार्ड्स ने बताया कि उस तरफ मत जाना। तो दिवाली की रात रिचा को उस भूत का सामना करना पड़ा और अपनी आंखों से उसने देखा, वो कोई वहम नहीं था। दीवार के आर पार चली गई थी वो लड़की और उसने कहा था तुम डर जाओगी। रिचा डर गई और उसके बाद से रात के अंधेरे में पीछे वाली बिल्डिंग की तरफ तो वो बिल्कुल नहीं गई। और उसके बाद बाकी लड़कियों को बताया और जैसा कि गार्ड ने कहा था काउंटिंग की जाएगी, जितनी काउंटिंग की गई, जितनी लड़कियां वहां पर हैं सबके बारे में पूछा गया, कोई पीछे तो नहीं गई, सब वहां पर मौजूद थी, पीछे कोई नहीं गई, सिर्फ रिचा को वो लड़की नजर आई। और इसके बाद रिचा ने और लड़कियों को बताया और उस हॉस्टल में पीछे एक भूत नजर आता है, ये बात फैल गई।
जिसे गार्ड्स वगैरह कह रहे थे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ऐसा खाली जगह पर नज़र आता है। दुर्घटना की बात कभी उन्हें पता नहीं लगी कि वहाँ किसी लड़की के साथ ऐसी दुर्घटना हुई हो। कब से ऐसे लड़की वहाँ पर नज़र आती थी, इसके बारे में ऋचा कभी जानकारी जुटा नहीं पाई। लेकिन ये दिवाली की रात उसकी ज़िंदगी की सबसे भयानक दिवाली की रात थी। और अब मैं आपको सुनाता हूं हमारी दूसरी दिवाली की रात की खौफनाक कहानी। तो ये कहानी है पार्थिव जी की, जो कि दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं। यहाँ के एक पुराने कॉलोनी में वो रहा करते थे। उस समय पार्थिव जी की जो उम्र थी वो होगी 14 साल, और वो गली में ही दिवाली की रात पटाखे चलाया करते थे। उस समय पार्थिव का एक छोटा भाई था जिसका नाम था मनोज। अब मनोज पार्थिव से 5 साल छोटा था, तो दोनों गली में पटाखे चलाया करते। उस समय उनके पास ज़्यादा रुपए नहीं थे, तो परिवार वाले जितने कम पटाखे लेकर आते थे उतने दे दिया करते थे कि दिया जला लो, ये बिजली बम चला लो, ये चला लो, गली में चलाना, छत पर ज़्यादा कचरा मत फैलाना। तो ऐसे गली में और भी कई बच्चे हुआ करते थे जो गली में आकर ही पटाखे चलाया करते थे। तो ऐसे सब मिल बांट कर एंजॉय किया करते। और ये पटाखे चलाने का जो प्रोग्राम उनका चलता ना, ये रात के 10 बजे तक चलता। इस तरह वो पटाखे चलाते 10 बजे तक, फिर लक्ष्मी पूजा घर में की जाती, जिसके बाद दोबारा बच्चे बाहर आ जाते जिनके पास जो पटाखे बचे हैं, या बैठकर बातें करो, क्योंकि दिवाली की रात उन्हें थोड़ी खुली छूट मिलती थी कि 12 बजे तक घर के बाहर रह सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं जाना। तो जो पार्थिव था मनोज के साथ, अब बाकी बच्चे अपने अपने घर जा चुके थे। अब उस समय जो पार्थिव था थोड़ा अपने भाई को खुश करने के लिए कि यार उसने वो पटाखे चलाए थे, उस तरफ से वो पीछे वाले बहुत रॉकेट चला रहे हैं, उस तरफ बैठकर देखते हैं। उनके पास तो कम पटाखे थे ना, तो बाकियों को देखकर ज़्यादा मज़ा किया करते। अब आसपास जितने चलाने को मिल जाए वो ठीक है, उसके बाद थोड़ा घूमना शुरू कर देते थे कि उस तरफ वाली कॉलोनी में बड़े पटाखे चल रहे हैं, चलो उस तरफ देख कर आते हैं। और मनोज पार्थिव का छोटा भाई था, तो मनोज पार्थिव के पीछे पीछे। इस तरह पार्थिव उस कॉलोनी से थोड़ा बाहर गया। कॉलोनी से बाहर रात के वक्त वो बिल्कुल नहीं जाते थे, अब थोड़ा बाहर गए थे, तो उस सड़क के पास से वो दूसरी कॉलोनी की तरफ देख रहे। पार्थिव एक जो पेड़ था, पेड़ के पास कुछ ईंटें रखी गई थी, बैठने की जगह थी। दिन के वक्त, रात के वक्त लोग बहुत ज़्यादा बैठा करते थे। दिवाली की रात थी तो आसपास दिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पेड़ के पास रखे हुए। तो पार्थिव का ध्यान पटाखों की तरफ था। उसने ध्यान दिया ही नहीं कि जो मनोज था वो कब पार्थिव से थोड़ा दूर चला गया, इतना ज़्यादा दूर भी नहीं। अब वो जो पेड़ था ना, उसके पास मनोज को एक चीज़ मिली, चमकदार चीज़। अब ये चीज़ थी एक गुड़िया। अब उस पेड़ के नीचे एक चमकदार कोई विदेशी गुड़िया लग रही थी, जिसे मनोज ने पहले कभी नहीं देखा था। और उसके बाद मनोज ने पार्थिव को वो गुड़िया दिखाई कि भैया देखो, गुड़िया कितनी अच्छी है। पार्थिव ने कहा कि गुड़िया किससे लेकर आए, ये कहाँ से आई गुड़िया तुम्हारे पास? तो इस पर मनोज ने बता दिया कि भैया वहाँ पड़ी थी, मैंने देखी, काफ़ी अच्छी लग रही थी तो मैं उठा कर ले आया। पार्थिव ने कहा ऐसे चीज़ को उठा कर लेकर आए? अगर माँ को पता लगा ना कि दिवाली की रात कहीं से कुछ उठाया है, माँ बहुत ज़्यादा पीटेगी, डांटेगी नहीं, सीधा सीधा पीटेगी थापड़ी से। तो इस पर मनोज कहने लगा भैया कुछ करो ना, देखो गुड़िया बिल्कुल नहीं है, किसी ने फेंकी नहीं है, लगता है कोई बैठा था, गुड़िया रह गई, ले चलते हैं ना। पार्थिव का मन भी कर रहा था क्योंकि वो गुड़िया काफ़ी अच्छी थी। उसे बनाने का तरीका बड़ा अलग सा था, उसमें मखमली कपड़े का इस्तेमाल किया गया था। और ऐसी ही गुड़िया की डिमांड ज़्यादातर मनोज किया करता था कि सॉफ्ट टॉय चाहिए, घर में सॉफ्ट टॉयज कम थे। इसीलिए पार्थिव ने कहा चलो ठीक है रख लो, फिर मैं घर जाकर कोई ना कोई बहाना लगा दूंगा। तो रास्ते में वापस आते वक्त उन्होंने बहाने सोचे। तो पार्थिव का बहाना सबसे बढ़िया था कि मेरा एक दोस्त मिला था, दिवाली पर खास तौर पर उसने तोहफा दिया है। अब एक अच्छे दोस्त का नाम लिया उन्होंने ताकि घर वालों को शक भी ना हो कि ऐसे कोई जादू टोना किसी ने किया हो। तो ऐसे घर लेकर आए, माँ को दिखाई गुड़िया, माँ भी कहने लगी गुड़िया तो महंगी लगती है, ऐसे ही किसी ने गिफ्ट कैसे दे दिया। तो इन्होंने साथ में कहीं से एक मोमबत्ती उठा ली थी कि ये मोमबत्ती दी है, ऐसे गिफ्ट मिला है। तो माँ ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। अब देखिए ये दिवाली की रात गुड़िया घर लेकर आए, गुड़िया को अपने कमरे में रखा। पार्थिव मनोज उसके बाद सो गए, 12 बजे तक जागते रहे थे, बातें करते रहे थे। परिवार वाले घर में पूजा पाठ किया था तो मिठाई वगैरह सब कुछ खाया, इस तरह से 12 बजे तक जागे, फिर सो गए। अब सुबह का वक्त था और दिवाली के अगले दिन तो स्कूल से छुट्टी होती है, तो उन्हें था कि अगले दिन छुट्टी होगी, 2 दिन की आगे की छुट्टी वैसे है, शनिवार और रविवार की। तो इस तरह से सुबह सुबह जो पार्थिव था वो उठा, लेकिन जो मनोज था उसे ज़्यादा नींद आ रही थी।
तो परिवार वाले ज़्यादा परेशान भी नहीं करते थे। पार्थिव सुबह सुबह उठा तो वो छुट्टी थी तो खेलने के लिए ग्राउंड गया। उसके बाद जब वापस आया उसके बाद महसूस किया पार्थिव ने कि जो मनोज है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, और मनोज की जो इनकी माँ थी वो मनोज को उठाना चाहती थी। वो उठा हुआ और उसे बार बार नींद आ रही, कमज़ोरी महसूस हो रही। इसी के साथ उसे बुखार भी काफ़ी ज़्यादा चढ़ा हुआ था। अब दोपहर तक बुखार ज़्यादा हो चुका था, बीमार वो ज़्यादा था। इसके बाद डॉक्टर के पास गए, दवाई ली, लेकिन उसके बाद से जो मनोज था ठीक नहीं हो रहा। ये वो बुखार था जिसने उनके परिवार को बहुत ज़्यादा परेशान किया। अगले 3-4 दिनों तक टेस्ट करवा लिए, सब कुछ करवा लिया, लेकिन जो मनोज था उसका बुखार कम नहीं हो रहा, बल्कि उसके शरीर पर निशान बनने शुरू हो चुके थे। अब ब्लड टेस्ट करवाया, उसमें कुछ नहीं आया, कोई इन्फेक्शन किसी तरह का या किसी तरह की कोई कमज़ोरी, किसी बीमारी के लक्षण नहीं थे। जो बीमारी डॉक्टर को लग रही उसकी दवाई दी जा रही थी, लेकिन कोई खास असर नहीं हो पा रहा था। अब जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, जो मनोज था उसकी सेहत ठीक नहीं हो रही बल्कि बिगड़ने लगी थी। उसके बाद घर में जो मनोज को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिश्तेदार आ रहे थे। अब उनमें से किसी ने गुड़िया की तरफ भी देखा कि ये गुड़िया बड़ी अच्छी है, किसने दी, ये तो विदेशी लगती है, काफ़ी महंगी लगती है। तो इस पर जो पार्थिव की माँ थी उन्होंने बताया कि बच्चों को किसी ने गिफ्ट दी है, बताओ किसने दी है। तो उन्होंने नाम लिया, जिसके बाद परिवार वालों को भी थोड़ा शक होने लगा, और अब तक पार्थिव को भी शक हो चुका था मन में, लेकिन वो बता नहीं रहा था कि जादू टोना तो नहीं। तो उस दिन रिश्तेदारों के सामने ही पार्थिव ने ये बताया कि ये गुड़िया पेड़ के नीचे मिली थी, उसके बाद से मनोज बीमार है। तो माँ ने पहले तो पीटना चाहा कि इतनी बड़ी बात तुमने बताई क्यों नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, उस गुड़िया को बाहर डस्टबिन में रखा। फिर वो गए मंदिर में, बताया ये बात कि ऐसे किसी ने गुड़िया रखी थी, बच्चे उठा कर ले आए। अब बच्चे हैं, गलती कर सकते हैं। तो पुजारी जी ने जो मनोज था उसके ऊपर प्रेत क्रिया की, जादू टोने का निवारण किया। अब इसमें 1 घंटा लगा, वहाँ पर पूजा पाठ किया, सब कुछ किया गया, नींबू घुमाना या कलाई पर लाल धागा बांधना, इस तरह से पूरी क्रिया की गई। और अगले 2 दिनों में जो मनोज था धीरे धीरे ठीक होता गया, और ऐसे ठीक हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पहले बुखार ठीक हो ही नहीं रहा था, दवाई भी चल रही थी। शुरू में दवाई का असर नहीं हो रहा, अब ऐसा लग रहा जैसे दवाई का असर ही बड़ी जल्दी हो गया। तो 2 दिन में जो मनोज था वो पूरी तरह से ठीक हो गया, और इस तरह परिवार वालों को ये भी समझ में आया। खास तौर पर दिवाली की रात, पहले तो घर से अगर बाहर आप निकल रहे हैं आपको ध्यान रखना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो दिवाली की रात का फ़ायदा उठाते हैं, जानबूझकर कोई महंगी चीज़ या ऐसी चीज़ किसी ऐसी जगह पर रखी जाती है जहां बच्चे उसे छुएं या बच्चे उस पर पैर रखें या बच्चे उसे उठा कर ले जाएं, ताकि उनकी जो मुसीबत है उनके घर पर वो जादू टोने के ज़रिए किसी और पर मड़ सके। तभी बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं दिवाली की रात खास तौर पर बाहर से किसी अनजान से कुछ नहीं लेना चाहिए, किसी जगह पड़ी हुई चीज़ के ऊपर से नहीं निकलना चाहिए, और घर तो किसी ऐसी चीज़ को उठाकर लेकर ही नहीं आना चाहिए ताकि आप सुरक्षित रहें। उनके परिवार ने भी ये समझा और फिर बच्चों को भी समझाया, बाहर से अब कुछ लेकर नहीं आना और ख़ास तौर पर ऐसी किसी चीज़ को छूना तक नहीं। पार्थिव बड़ा था, लेकिन मनोज को भी धीरे धीरे समय के साथ ये समझ आया। तो ये कहानी हमें भेजी है गौरांश जी ने, जो कि पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं। बात 3 साल पहले की है। 3 साल पहले उनकी कॉलोनी में कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरी कॉलोनी को डरा कर रख दिया था। अब पूरी कॉलोनी को ना सही, आसपास के जो घर वाले थे ना, उन्हें कुछ बेहद अजीब देखने को मिला था। बाकी तो इस पर यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि जिन्होंने अपनी आंखों से देखा होता है वो तो जान पाते हैं कि ये क्या चीज़ देखी है हमने। बाकी जब कहानियाँ सुनते हैं उन्हें लगता है कि हो सकता है कहानी को बड़ा चढ़ा कर बताया गया है। अब मैं आपको पूरी कहानी वैसे ही सुनाता हूँ जैसे गौरांश जी ने बताई है। 3 साल पहले गौरांश जी, जो कि कॉलेज में पढ़ा करते थे, और कॉलेज से जैसे ही 2-3 बजे वो घर आते, उसके बाद बाइक निकालते और दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाते। उनके घर के बिल्कुल सामने वाले घर से 3 घर एक तरफ, वहाँ एक बुजुर्ग दंपति पहले रहा करते थे, यानी पति पत्नी, जिनकी उम्र होगी 60 से 70 साल। एक औरत थी, उसका पति जो कि सरकारी नौकरी करता था, उसकी मौत हो चुकी थी। अब वो औरत उस घर में अकेली रहती थी। उसके जो बच्चे थे वो विदेश में थे, इसीलिए 6 महीने कभी कभी वो विदेश में चली जाती और फिर यहाँ आ जाती। अब 1 साल पहले उसके पति की मौत हुई, तब से वो विदेश नहीं गई थी। साधारण सब कुछ भी ऐसा
किसी को वहां पर महसूस नहीं हुआ था। अब बात तब की है जब गौरांश बाइक से रात के 9 बजे वापस आया। अब उसने गली के बाहर ही बाइक लगा दी। उसे लगा था कि मेरा दोस्त फ़ोन करेगा, जब वो फ़ोन करेगा मैं उसके साथ खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ ठेले से बाहर जाऊंगा, तो बाइक आज बाहर लगा देता हूँ। तब गौरांश बाइक के पास खड़ा हो गया, फ़ोन का इंतज़ार करने लगा कि घर में बाइक लगाई तो माँ कहेगी अब कहाँ जाना है, तो माँ जाने नहीं देगी। बाहर बाइक लगाकर बाइक के पास खड़ा इंतज़ार कर रहा, तभी उसका ध्यान सामने वाले उस घर पर पड़ा। अब उस घर की एक लाइट जल रही थी, जबकि गौरांश को पता था कि वो जो औरत है वो कुछ दिन पहले विदेश जा चुकी है। अब उस घर में कोई नहीं रहता और उस औरत ने जाने से पहले कहा था कि 1 महीने के लिए मैं जा रही हूँ, अब ज़्यादा समय बाहर रहा नहीं जाएगा, मुझे वहाँ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। पति के साथ तो समय गुजर जाता था, लेकिन अब यहाँ अच्छा लगता है। तो 1 महीने के लिए वो औरत विदेश में गई थी। गौरांश ने देखा कि एक कमरे की लाइट जल रही है, पर्दे लगे हुए थे सफ़ेद रंग के, लेकिन वो औरत 3-4 दिन पहले जा चुकी है। अब रात के वक्त लाइट जल रही है, पिछले 2-3 दिनों से लाइट तो जली नहीं। आज कमरे की लाइट जल रही है, क्या औरत वापस आ चुकी है? तो गौरांश वैसे ही फ़ोन को पकड़े हुए, आदत थी कि फ़ोन को पकड़े एक जगह खड़े क्यों रहना, तो घूमता फिरता रहूँगा तो अच्छा लगूंगा कि चलो कोई काम कर रहा हूँ। ऐसे खड़े माँ ने ऊपर से देख लिया ना तो माँ को शक हो जाएगा, ये चालाकी दिखा रहा है, बाहर जाना है ऐसे वापस। तो ऐसे गौरांश चलते चलते उस घर के करीब गया। अचानक उसने उस पर्दे पर एक परछाई देखी, एक आदमी की, इधर से इधर। सामने लाइट होगी, इस तरफ पर्दे, तो कोई बीच में होगा, तो उसकी परछाई बनी बिल्कुल साफ साफ। ये कोई भ्रम नहीं था। जैसे ही परछाई दिखी वो देखने लगा कि ये कोई आदमी लगता है एक तरफ चल कर गया है। ये देखने के बाद जो गौरांश था उसने आगे लगे उस ताले को देखा। यार गेट पर तो ताला लगा है, घर के अंदर कोई मौजूद है, ऐसा तो नहीं ये कोई चोर उचक्का है। तो ऐसे गौरांश के मन में शक हुआ। तो गौरांश ने सोचा कि मैं घर जाकर बताता हूँ। गौरांश आ गया अपने घर और घर आकर उसने माँ को कहा, माँ वो सामने वाली आंटी विदेश वाली वो जा चुकी है। माँ ने कहा हाँ, मिलकर तो गई थी, मिठाई देकर गई थी। गौरांश ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन घर में कोई है, मुझे परछाई नजर आई, कोई आदमी है। माँ ने कहा नहीं नहीं, उनका कोई रिश्तेदार भी यहाँ आता जाता नहीं था, थोड़े लड़ाकू थे, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करते थे, तो बात करने वाले रिश्तेदार कम है। गौरांश ने कहा मैंने किसी को अंदर देखा। माँ ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई चोर तो नहीं, अपने पापा को बताओ, साथ में देख कर आओ। तो गौरांश ने अपने पापा को बताया कि पापा मैंने परछाई देखी, साथ में घूमते हैं, उस तरफ देखते हैं। वैसे भी लाइट पहले जल नहीं रही थी, अपने आप लाइट जली है, कुछ तो होगा घर में। जो गौरांश था अपने पिता के साथ राउंड लगाने लगे, वैसे ही सैर के बहाने, बनियान और कच्छा पहना हुआ था जो गौरांश के पिता ने। तो ऐसे ही गौरांश पूरा तैयार, गौरांश को जाना था। पापा को पता था कि खाने पीने का शौकीन है, जाएगा। मम्मी रोका करती थी, तो पापा बाहर हैं, कुछ नहीं कहेंगे, तो पापा के साथ घूम रहा। तो उस घर के जैसे ही पास गौरांश पहुंचा तो एक कमरे की लाइट जल रही है, सफ़ेद पर्दे लगे हैं। और गौरांश ने कहा पापा मैंने यहाँ पर किसी को देखा, परछाई तो मुझे नजर आई। बात कर रहे थे दोनों, उस पर्दे पर परछाई नजर आई फिर से, ऐसे परछाई बीच में जैसे कोई खड़ा हो गया, जैसे पर्दे से बाहर महसूस कर रहा हो, कोई बात तो नहीं कर रहा। गौरांश के पापा ने कहा चुप चुप, कोई तो है, ये तो परछाई बनी है, कोई है, ताला लगा है, घर के अंदर कोई होना नहीं चाहिए, कौन है? इसके बाद फिर गौरांश अपने पापा के साथ घर में वापस आ गए। अब विदेश में, अमेरिका, वो जो रहने वाले थे परिवार वाले वहाँ पर थे, उस औरत के जो बच्चे, तो वो औरत अमेरिका ही गई थी। तो यहाँ से गौरांश के पापा ने फ़ोन लगाया, जी आपके घर में आप किसी को छोड़कर गए हैं, वहाँ पर है कोई? तो उस औरत ने कहा नहीं जी, मैं तो ताला लगा कर गई हूँ, क्या हुआ, कुछ परेशानी है? तो गौरांश के पापा ने कहा जी रात का वक्त है, देखिए कमरे की लाइट जल रही है और हमें अंदर कोई नजर आया है। तो इसके बाद वो औरत कहने लगी कि नहीं नहीं जी, घर में तो कोई नहीं है। अब इतने में वो औरत का बेटा भी वहां पर आ गया होगा। औरत तो मना कर रही थी कि जी नहीं नहीं, घर में कोई नहीं है, वहां सच में कोई नहीं है। बेटा आ गया, बेटा बात करने लगा, जी सच में आपको पक्का है कि घर में कोई है? तो गौरांश के पापा ने कह दिया बिल्कुल जी, हमने परछाई देखी साफ साफ, कमरे में कोई है, कोई चोरो चक्का तो नहीं। तो उस औरत के बेटे ने कहा जी ऐसा करिए, चाबी माँ वहां पकड़ा कर आई हैं, आप उनसे ले लीजिए, उन्हें भी साथ ले लेना, और उसके बाद आप घर का ना ताला खुलवा लीजिए। देखिए अगर आपको शक है तो शक पूरा कीजिए, देखिए हम तो यहाँ पर हैं और किसी को हो सकता है पता हो, तो ऐसा ना हो चोर घर में घुसा हो, 1-2 लोग और ले लीजिएगा, ऐसा ना हो आप मुसीबत में पड़ जाएं। तो गौरांश के पापा ने कहा वो बात
नहीं है, डरने की बात नहीं है, वो तो काफ़ी लोग पड़ोस में इकट्ठा हो जाएंगे। फिर क्या किया, गौरांश के पापा गए वो पड़ोसियों के पास जिनके पास वो औरत चाबी देकर गई थी घर की, तो उन्हें भी बता दिया। 2 बच्चे उनके भी थे, तो काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए, 5-7 लोग हो गए, ज़्यादा मर्द ही थे, एक औरत थी उनमें से। तो ऐसे गेट खुलवाया गया, जिसके बाद वो उस कमरे में गए। अब जैसे ही उस कमरे में गए, दरवाज़ा देखा बिल्कुल ठीक, तोड़ा कुछ नहीं गया था, तो चाबी से तो दरवाज़ा खोला गया, ऐसे तो दरवाज़ा खोला नहीं जा सकता था। जिसके बाद सबने पूछा गौरांश से, उनके पिता से, आपने पक्का देखा यहाँ तो कोई नहीं है? तो उन्होंने अच्छे से देखा, वहाँ कोई था ही नहीं, और कमरे में कोई नहीं, घर में कोई नहीं। फिर उन्हें लगा कि परछाई बनी होगी, वैसे भ्रम हुआ होगा, हो सकता है चूहा बिल्ली कुछ न कुछ ऐसा हो, तो भ्रम हुआ होगा। गौरांश और गौरांश के पापा कह रहे थे हमने किसी को देखा, लेकिन परछाई थी, साफ नहीं देखा, ये मानते हैं। उन्होंने क्या किया, लाइट बंद कर दी कि गलती से लाइट चलती रह गई, इस कारण ये हुआ होगा। लाइट कर दी बंद, उसके बाद लगा दिया दरवाज़ा, फिर आ गए बाहर, गेट लगाया, ताला लगाया। तो ये सबके सामने हुआ कि जी कुछ नहीं है, दोबारा अगर ऐसा हुआ तो आप बता देना। कोई भी चीज़ हिली हुई तो बिल्कुल नहीं थी। तो गौरांश के पापा ने गौरांश को कहा कि कोई तो था, वैसे ऐसा नहीं है कि हमें भ्रम हुआ है। अब ये थी दिवाली से 2 रात पहले की बात। दिवाली वाली रात गली में ही वो पटाखे चला रहे। अब पटाखे चलाते चलाते गौरांश की नज़र पड़ी कि पापा लाइट तो फिर से जल रही है। गौरांश के पापा ने कहा लाइट हाँ जल भी रही है, देख कर आते हैं। तो सब लोग वहीं पर थे, तो जैसे ही पड़ोसियों को बताया, उन्हें लेकर आए, लाइट तो जल रही है जी। उस समय 4 से 5 लोग थे वहां पर खड़े। 5 लोगों ने देखा लाइट अपने आप जल रही है, उस दिन बंद की थी। पर्दे पर एक आदमी इस तरफ से दूसरी तरफ, ये देखते ही सब कहने लगे चोर चोर चोर। तो घर के पीछे जो पड़ोसी थे वो छत पर चढ़ गए कि इस तरफ से कोई भागना नहीं चाहिए। आगे से गेट खोला गया, पुलिस को उन्होंने बुला लिया था, जी घर में हमें कोई नजर आया है। गेट खोला गया, दरवाज़ा खोला गया, कमरे में गए, कोई नहीं। पुलिस वाले 2 थे जो राउंड लगा रहे थे, पीसीआर वाले, तो वो वहाँ पर आए, अच्छे से चेक किया, कोई नहीं, कोई चीज़ हिली तक नहीं थी। लाइट को दोबारा बंद किया, ये कैसे, लाइट कैसे चल रही है? तो उन्होंने अच्छे से चेक किया, 1 घंटा उनका ऐसे बर्बाद गया, वरना वो दिवाली मनाते। तो गेट लगाया गया, दरवाज़ा लगाया गया, सवाल यही था ये कैसे। 15 मिनट बाद अंदर लाइट जली थी। जब अंदर अपने आप लाइट जली ना, सब हैरान, बाहर तो थे सब कहने लगे कुछ तो गड़बड़ है। अब इसके बाद किसी ने भी घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। 1-2 लोगों को परछाई नजर आई, वो जो आस पड़ोस वाले थे, जब भी रात के वक्त कोई उस तरफ होता तो उन्हें परछाई नजर आती। 1 महीने बाद जब वो औरत वापस आई ना, उसे इसके बारे में बताया गया। वो कह रही जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई चोर वोर नहीं आता, घर सुरक्षित है। पड़ोसी कह रहे बात वो नहीं है, कौन था अंदर, ऐसे कैसे अंदर रह रहा है, छिप रहा है, बताइए आप। अब उस औरत ने शुरू में नहीं बताया, लेकिन जब आस पड़ोस वाले थोड़ा जिद करने लगे, उससे अच्छे से बात नहीं करते, तो अंत में उसे बताना पड़ा। उसने कहा मुझे मेरे पति नज़र आते हैं, 1 साल पहले उनकी मौत हो चुकी है, मुझे घर में मेरे पति नज़र आते हैं। पहले मुझे लगता था कि मैं पागल हो रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता था, चलो जैसा भी है, मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। लेकिन अब मैं समझ पा रही हूँ वो कोई भ्रम नहीं है, सच में उनकी आत्मा घर में है, जो बाकियों को भी नजर आ रही है। ये बात और इसके बाद उस घर में आस पड़ोस में कोई आदमी दोबारा नहीं गया, वहाँ तो भूत है। रात को अपने आप लाइट चलती, वो औरत जब 1-2 दिन किसी रिश्तेदार के पास गई होती, वो कमरे की लाइट अपने आप चल रही होती, कोई भी पर्दे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। औरत ने ऐसा किया, काले रंग के पर्दे लगा दिए ताकि परछाई नजर ना आए, अपनी तरफ से वो ये कर सकती थी। पड़ोसी कह रहे थे कि जी आप ऐसा करिए, पूजा पाठ करवाइए, कोई ऐसी आत्मा घर में होनी नहीं चाहिए। उस औरत ने कहा नहीं, मुझे अकेलापन ज़्यादा परेशान करता है। और इसके 2 साल बाद उस औरत की भी मौत हो गई, और उसके बाद वो घर पूरी तरह से बंद। और कहते हैं आस पड़ोस वाले अब भी कभी कभी रात के 12 बजे अपने आप लाइट जलती है, लाइट जलती है, बंद होती है, फ्लक्चुएट करती है। तो ऐसे आस पड़ोस वाले ये बातें बनाते हैं। बाकी कुछ कॉलोनी के रहने वाले कहते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं, हमने तो कोई लाइट नहीं देखी, हमने तो कोई परछाई नहीं देखी। बाकी लोग ये कहते हैं कि उनकी बनाई गई कहानियां हैं, बेवजह उस घर को भूत या वो दिखाना चाहते हैं, जबकि वो आस पड़ोस वाले कहते हैं हमने अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी हैं। अब आप बताइए, आप इसे सच मानना चाहेंगे या नहीं मानना चाहेंगे, ये आप पर है। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
और मैं एडवांस में आपको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी ये दिवाली बेहतरीन निकले और आपको अगर डर लगे तो सिर्फ इन कहानियों से लगे, जिंदगी आपकी सुखमय हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।